हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है डिटर्मिनेंट इन मैट्रिसेस के माइंड मैप में। हम लोगों ने दो पार्ट में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कंप्लीट किया है। दोनों चैप्टर कंप्लीट करें अप्रोक्सीमेट 10 या 11 घंटे में। हम लोगों ने दोनों चैप्टर के मैक्सिमम पीवाईक्यूज, लेटेस्ट पीवाईक्यूज और सबसे ज्यादा जो पूछे जा सकते हैं वो वाले बच्चों पीवाईक्यूज करे हैं। ऐसे पीवाईक्यूज जो हर साल रिपीटेडली जेईई मेंस में जिस टाइप के पीवाईक्यूज आ रहे हैं वो हम लोगों ने सारे के सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं। और साथ में हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की डिटेल स्टडी करी हुई है तभी ये माइंड मैप देखने की का फायदा है। अदरवाइज बच्चों, पहले वो अभी आप जाओ, बलवान सीरीज का फोल्डर पड़ा है, उसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आप देखो, उसके बाद ही बेटा ये वाला माइंड मैप देखना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है ये बेहद खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है संकल्प भारत जेईई। मैं हूं एमएसएम सर, आपका एमएसएम सर। और देखते हैं कि आज क्या है हमारे पिटारे में। तो बच्चों, हमारे पिटारे में है माइंड मैप। कोशिश करूंगा कि 20 मिनट में ये पूरा का पूरा आपको माइंड मैप मतलब आपके दिमाग में एकदम सेट कर दूं, सारी चीज आपको याद करवा दूं। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। तो देखिए भैया क्या चीज है, सबसे पहले भैया डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट भैया जो नंबर ऑफ रोज होती हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं बेटा, ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे यहां पे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है जिसको मैंने लिखा हुआ है डेल्टा टू। डेल्टा टू का मतलब होता है सर इसका सेकेंड ऑर्डर है, मतलब सर इसमें दो रोज होंगी और साथ में सर इसमें दो कॉलम्स होंगे। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करके 12 आ गया, फिर सर इसको करते हैं, जैसे इसको मल्टीप्लाई करके 21 आ गया, और जैसे 12 और 21 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया -9। ये बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू है। अब जैसे भैया यहां पे आओगे, सर अगली चीज क्या पढ़ रहे हैं, मैंने कहा देखो अगली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। और सर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में क्या होता है, मैंने कहा सर इसमें 3 रोज होती हैं और सर इसमें देखिए 3 कॉलम्स होते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, इसको सर हम 6 तरीकों से ओपन करते हैं। 6 तरीका क्या क्या पता रो 1 के अलोंग करें, क्या क्या पता सर हम इसे रो 2 के अलोंग करें, क्या पता सर हम इसे रो 3 के अलोंग करें, क्या पता सर हम इसे कॉलम 1, कॉलम 2 या कॉलम 3। सर ये हम 6 में से किसी भी तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं, सबसे वैल्यू सेम ही आती है। इसके बाद क्या आता है, मैंने कहा सर देखिए इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की। अगर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ज्यादा भयानक कैलकुलेशन को अगर आपको फेस नहीं करना है तो भाईजान आपको ये प्रॉपर्टीज या मतलब आनी चाहिए। जैसे बच्चों पहली है जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है, इट रिमेन्स अनऑल्टर्ड। अनऑल्टर्ड का मतलब होता है अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर किसी डिटरमिनेंट की रोज और कॉलम्स को मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब जो पहले रोज थी अब वो कॉलम्स हैं, अब जो पहले कॉलम्स थे वो अब रोज हैं। मतलब सर जो रो 1 है वो C1 बन गई है और जो C1 था वो रो 1 बन गई है। सर रो 2 सर C2 बन गई है और C2 जो है वो रो 2 बन गई है। सर रो 3 C3 बन गई है और सर C3 क्या बन गई है, रो 3 बन गई है। इसको हम लोग बोलते हैं सर ट्रांसपोज करना। जैसे कि आपको यहां पे दिया हुआ है एक डेल्टा, तो देखिए भैया यहां पे जो रो 1 था वो अब कॉलम 1 है, जो रो 2 था वो कॉलम 2 है, जो रो 3 था वो कॉलम 3 है। इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज लेना। अगर भैया थोड़ा सा और आप ध्यान से देखो तो देखिए ऑटोमेटिकली जो पहले हमारा कॉलम 1 था वो रो 1 है, जो कॉलम 2 था वो रो 2 है, जो कॉलम 3 था वो रो 3 है। मतलब सर इसको बोलते हैं ट्रांसपोज लेना। अगर आप किसी डिटरमिनेंट के अंदर अगर ट्रांसपोज ले लेते हो तो सर वैल्यू चेंज नहीं होती है। जो वैल्यू है डेल्टा की निकल के आएगी सॉल्व करने पे, वही वैल्यू सर किसकी होगी, वही वैल्यू होगी सर डेल्टा डैश की। होते सर बिल्कुल सही बेटा। इसके बाद क्या आता है सर, मैंने कहा सर देखिए इसका सेकंड आता है, अगर सर कोई भी दो रोज या कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें आपस में, मतलब या तो दो रोज को इंटरचेंज कर दें या तो दो कॉलम्स को। ध्यान दीजिएगा रो और कॉलम को मैं आपस में एक्सचेंज नहीं कर रहा हूं। अगर मैं रो में खेल रहा हूं तो रो में खेल रहा हूं सेकंड पॉइंट में, अगर कॉलम में खेल रहा हूं तो कॉलम में खेल रहा हूं। अगर किन्हीं भी दो रोज को आप इंटरचेंज करोगे या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो सर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो होता है भैया उसके बाहर क्या एक माइनस साइन आ जाता है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2 और इससे भैया इस प्रॉपर्टी की मदद से हम लोगों ने ढेर सारे पीवाईक्यूज करे थे। इसके बाद क्या आता है, अगर सर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम, ध्यान देना या तो रोज बराबर हैं या तो कॉलम्स बराबर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई एक रो किसी एक कॉलम के सेम टू सेम है, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं या तो कोई भी दो रो सेम है या तो कोई भी दो कॉलम सेम है। आइडेंटिकल मतलब होता है भैया सेम, तो सर उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। इसका हमने प्रूफ भी देखा था। जैसे भाईजान यहां पे देखोगे सर A1 B1 C1, यहां पे देखो रो 1 रो 3 बराबर है, तो बिना सोचे समझे सर आप बिना एक्सपेंड करे बोल सकते हो कि सर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। ये थी बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी। इसके बाद भाईजान आती है देखिए चौथी प्रॉपर्टी। तो चौथी प्रॉपर्टी होती है सर कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी। ऊपर जो भी अंग्रेजी में लिखा है उसकी ऐसी की तैसी। बस मैं ये बोलना चाहूंगा, मानो ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है इसका
इसका वैल्यू सॉल्व करके बेटा डेल्टा आता है। अब भैया क्या है, तो देखो भैया जैसे हम लोग देखें यहां और इसमें देखो डिफरेंस क्या है। अगर मैं रो वन से सर अगर मैं के को कॉमन लूंगा तो देखो सर के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, जिसकी वैल्यू डेल्टा है। मतलब सर ये जो न्यू जो सर जो डेल्टा डैश है, ये जो डेल्टा डैश है इसकी वैल्यू होगी के इंटू डेल्टा। तो देखिए इसका अगर भैया थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन देखना है तो एप्लीकेशन यहां से देख सकते हैं। कैसे सर, देखो सर पहली रो से मैं कॉमन ले सकता हूं सर लैम्डा, ले लिया सर। दूसरे से कॉमन ले सकता हूं सर मैं म्यू, ले लिया सर। तीसरे से कॉमन सर मैं ले सकता हूं डेल्टा, ले लिया। बहुत सही। अब देखिए सर इतना सब कुछ देखिए सर करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद सर ऊपर क्या बचा, मैंने कहा सर ऊपर बचा एबीसी। यहां क्या बचा, यहां बचा 1 2 3, यहां क्या बचा, यहां बचा सर 2 3 7। तो भैया देखो ये होती है कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी। यानी सर आप रो 1 से कुछ कॉमन ले सकते हो, रो 2 से कुछ कॉमन ले सकते हो, रो 3 से कुछ कॉमन ले सकते हो। तो ऐसा कुछ दिखाई देगा जैसा यहां पे दिखाई दे रहा है। अगेन बेटा इसकी हम लोगों ने ढेर सारी बच्चों प्रैक्टिस करी थी। अब इसके बाद क्या आता है सर, मैंने कहा देखो बेटा इसके बाद जो चीज आती है वो ये आती है कि अगर सारे के सारे नंबर्स किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में जीरो है तो सर उसकी वैल्यू जीरो होगी। क्यों होगी जीरो, आपको पता है सर। जहां देखिए यहां पे जैसे रो 2 जीरो है, अगर इसमें रो 2 के अलोंग खोल देता हूं तो आंसर जीरो आएगा। मतलब सर अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम उसके सारे एलिमेंट अगर जीरो स्पॉट कर लेते हो तो डायरेक्टली आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो लिख सकते हो। लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी यहां पे देख रहे हो, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इसका कहना भैया जो लिखा है इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा एडिशन वाली प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी। जैसे भाईजान इसको यहां से देखना, ये दिया है, ये दिया है, जैसे दोनों डिटर्मिनेंट को ऐड करना है तो देखो भैया इसका रो 2 रो 3 भैया यहां पे देखो सेम है। तो देखिए यहां भी देखिए रो 2 रो 3 सेम रहा। बस देखिए फर्क कहां पे आया सर, ये A1 के साथ ऐड हुआ करस्पॉन्डिंग, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और सर देखिए तीसरा सर तीसरे के साथ। तो देखिए ऐसा कुछ आ गया A1 + X B1 + Y C1 + Z। ये होती है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। तो एडिशन प्रॉपर्टी या सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर सारी की सारी रो सेम है एक को छोड़ के, तो भाई साहब सिर्फ जब आप दो डिटर्मिनेंट को ऐड करोगे तो जब रिजल्ट लिखोगे तो सर वो सारी की सारी रो एज इट इज लिखनी है, बस जो डिफरेंट रोज थी उनके नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है। सेम बेटा कॉलम्स के लिए भी वैलिड है। इसके बाद क्या आता है, मैंने कहा इसके बाद भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी है जिसकी लैंग्वेज ऊपर पढ़ के कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पर इसका मतलब क्या है कि अगर किसी रो को हम ऐसे चेंज करते हैं, मानो RI रो को हम चेंज कर रहे हैं, जैसे ये R1 होता तो सर हम RI को चेंज करेंगे तो देखिए यहां भी होना चाहिए हमेशा 1 × RI। फिर सर A टाइम्स एक नंबर है, A टाइम्स कोई और रो, B टाइम्स कोई और रो बेटा हम करेंगे तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे हम ऑपरेशन देखो करते हैं, फॉर एग्जांपल R2 की जगह हमने कर दिया R2 - R1 + 2R3। जैसे भैया R3 के बदले कर दिया मैंने R3 + 2R2 - 100 R2। ठीक है भाई, ऐसा कुछ, ठीक है ना, मैंने शायद R2 बोल दिया, ये R1 है, ये R2 है। सेम भैया देखिए कॉलम्स के लिए भी वैलिड होता है। हाँ बस एक चीज ध्यान रखना है, जिस कॉलम को चेंज करते हैं, जैसे भैया यहाँ पे R2 चेंज कर रहे हैं तो R2 1 × R2 होना चाहिए। जैसे R3 को चेंज कर रहे हैं तो 1 × R3 होना चाहिए। यहाँ पे 2R2 नहीं हो सकता, यहाँ पे बेटा 3R3 नहीं हो सकता। सर जो CI है, CI को CI लिख दो और यहाँ पे A1 ले लिया है कांस्टेंट CJ और यहाँ पे B1 ले लिया है कांस्टेंट। सेम बेटा कॉलम्स में भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल C2 की जगह कर दिया C2 - 2C1, या फिर भैया C3 की जगह कर दिया C3 - C1, C3 की जगह कर दिया C3 - C1। तो इससे भैया डेल्टा की वैल्यू मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये कुछ भैया इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट थे जिनको भी आपको याद करना है। ये भैया मस्ट लर्न है, क्योंकि मैंने आपको देखो कुछ जेई एडवांस के बेटा PYQ कराए थे और साथ में बेटा कुछ मैंने आपको देखो जेई मेंस के बेटा देखो PYQ कराए थे। ठीक है ना, कुछ बेटा जेई एडवांस के PYQ कराए थे, कुछ मैंने आपको जेई मेंस के PYQ कराए थे। और मैंने आपसे बोला था कि सर जो सवाल है इसी से बनता है, चाहे जेई मेंस का हो चाहे जेई एडवांस का हो। जैसे भैया ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट से डिटरमिनेंट आप देख रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला है, अगर 1 1 1 XYZ X2 Y2 Z2 है तो इसका आंसर होता है XY YZ ZX, बीच में लगा है माइनस। अगर भाईजान ये लास्ट में देखो, बस मैं यहाँ पे देखो 1 1 1 यहाँ भी था, 1 1 1 यहाँ भी था, XYZ यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब था। अगर आप क्यूब कर देते हो तो देखो इतना भी एज इट इज रहता है, बस ये क्यूब के कारण यहाँ पे X + Y + Z आ जाता है। इसका प्रूफ क्या बताया था, प्रूफ बताया था भैया, ओपन करके देख लो, आंसर वही आ जाएगा। सर लास्ट में जल्दी से देखिए, सर लास्ट में क्या है, मैंने कहा सर देखिए लास्ट में ये है 1 1 1 है, अब की बार यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का भैया मिश्रण है, तो देखो ये पूरा सेम रहेगा, बस एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया XY YZ ZX। अब ये जो सवाल बन रहे थे मैक्सिमम क्या 99% सवाल पहले वाले से बन रहे थे, अगर ये याद है तो भैया आपका काम हो जाएगा।
इसके बाद भैया जो आया था आपको पता है सर, ये देखिए सर, ये सर देखिए साइकिल के रूप में आया। पहले आया एबीसी, फिर आ गया भैया बीसीए, फिर आ गया सीएबी। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं सर सर्क्यूलेंट। क्या बोलते हैं? सर्क्यूलेंट बोलते हैं। और इसके इस पे भी भैया बहुत सवाल आता है। अगर आप साइक्लिक ऑर्डर देख रहे हो, एबीसी फिर बीसीए फिर सीएबी, तो इसका आंसर होता है देखो 3abc पहले होता है, फिर माइनस टाइम्स ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब होता है। ठीक है भाई, अब देखो ये ज्ञान था। मैंने बोला कि भैया जब भी कभी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो देखो क्या चीजों का ध्यान देना है। मैंने कहा सिर्फ देखो 2 चीजों का ध्यान देना है जब भी कभी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? ये वाली चीज कि सर जब रो टू को कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करो या फिर कॉलम का कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करो, इस वाले पेज में बताया था। तो भैया आप ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आपको करना है जिसमें कि सर ज्यादा से ज्यादा जीरो क्रिएट हो जाए या फिर ज्यादा से ज्यादा भैया इक्वल एलिमेंट्स आ जाए। इस पे बेटा हम लोगों ने बहुत सारे सवाल करे थे। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिए, अब भैया ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन थे जिसका यूज अभी नहीं मैंने किया था। मैंने कहा था जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा उस टाइम बेटा इसका पूरा मैं आपको यूज बता दूंगा। लेकिन मैंने ये आपसे बोला था कि सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी जो है इसकी वैल्यू होती है ए बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो आप समझ रहे हो सर, देखो क्या ऑर्डर है, पहले लिखो ए बी सी, इसमें भी लिखा है ए बी सी। बस याद रखना भैया ए के साथ कुछ नहीं, यहाँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ एक्सचेंज कर दिया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। और इसका यूज भैया जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर और डिटरमिनेंट के बेटा मिक्स होके सवाल आते हैं तब ये फैक्टराइजेशन बहुत काम आते हैं, स्पेशली बेटा जेईई एडवांस में। अब यहां हो गए तो देखो मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होता है वो होता है उसका वो होता है एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। और भाईजान यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है? मैंने बोला सर ये जो ओमेगा है और जो ओमेगा स्क्वायर है ये क्या होता है सर? दीज आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है सर। हाँ, इस पे भी बेटा मैंने आपको सवाल कराया था, शायद आपको याद होगा। अगर यहां तक सारी चीजें बेटा आपको याद आ गई हैं, ठीक है भाई, तो जल्दी से आपको कमेंट कर देना है क्यूट विद दिल। क्या कमेंट करना है? क्यूट, CUTE, क्यूब नहीं करना है, क्यूट विद दिल। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सर सारी चीजें हमको याद आ गई हैं। इसके बाद भैया आया था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट कैसे करते हैं। तो मैंने आपसे बोला था रो क्रॉस रो भी कर सकते हैं, रो क्रॉस कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम क्रॉस कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम क्रॉस रो भी कर सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो भी कर सकते हैं। परंतु मैंने आपसे क्या कहा था कि हम लोग सर क्या करने वाले हैं? हमने कहा सर हम लोग सर करने वाले हैं सर देखिए रो क्रॉस रो है सर। यस, वी विल डू सर रो क्रॉस रो। अब रो क्रॉस रो का मतलब क्या था कि जब भी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पहले पहली रो को पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करो। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखा जाता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। जब पहली रो पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो A1 बेटा मल्टीप्लाई होगा L1 के साथ, B1 भैया मल्टीप्लाई होगा M1 के साथ, सर C1 मल्टीप्लाई होगा सर N1 के साथ। तो पहली रो पहले रो के साथ होगी, फिर पहली रो दूसरे के साथ करना है। तो जब पहली रो सर दूसरे के साथ आपने किया तो पहला पहले के साथ होगा। ध्यान देना, A1 M2 के साथ नहीं हो सकता, A1 L1 L2 के साथ होगा। जब इसकी पहली रो इसकी दूसरी रो ले रहा हो तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और साथ में सर तीसरा जो होगा सर वो तीसरे के साथ होगा, और तीनों को क्या करना है? ऐड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब भैया क्या होगा, इसकी पहली रो तीसरे के साथ होगी तो देखो क्या आ जाएगा, A1 सर होगा L3 के साथ, B1 होगा सर किसके साथ? M3 के साथ। ये थोड़ा भैया सर खपाऊ चीज है लेकिन भैया ये आना चाहिए। C1 होगा सर N3 के साथ। बहुत से, तो देखिए सर इस प्रकार हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, इस प्रकार बेटा ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी देखो पहली रो सर यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फिर सर आएगी देखो सर दूसरी रो, फिर ये दूसरा फिर से पहले के साथ, दूसरा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ। अब जैसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे ख्याल से आप लोग ये देखो समझ सकते हैं। सर क्या समझ सकते हैं? देखिए जो मैं लिख रहा हूं यही आएगा। यहां फिर से जाओगे सर कितना आ जाएगा? मैंने कहा A2 L2 B2 M2 प्लस कितना आ जाएगा भैया? C2 N2। यहां जैसे आओगे सर ये आ जाएगा देखो A2 L3, यहां आ जाएगा देखो B2 M3 प्लस आ जाएगा देखो C2 N3। ठीक है भाई, एंड इसी प्रकार भैया आपकी बार ये पहले इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ। अब जैसे भैया इसको करोगे तो अब ये पाओगे यहाँ पे आ जाएगा सर A3 L1 B3 M1 प्लस कितना आ जाएगा भैया? C3 N1। अब ये इसके साथ होगा तो ये कितना आ जाएगा सर? A3 L2 प्लस आ जाएगा देखिए सर B3 M2 प्लस आ जाएगा देखिए सर C3 N2। इसके साथ जैसे होगा तो सर ये आ जाएगा देखिए सर A3 L3 प्लस आ जाएगा देखिए B3 M3 प्लस आ जाएगा सर देखिए C3 N3। मतलब भाईजान आपको एक चीज देखिए समझ में आ गई कि सर कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा था रो क्रॉस रो से आपको अत्यंत प्रेम करना है। अगर यहां तक सबको समझ में आ गया तो फिर से कमेंट करिए क्यूट विद दिल दिल। पिछली बार करा था क्यूट सिंगल दिल, अब की बार करिए
क्यूट विद 2 दिल। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो मैंने ये बोला कि भैया अगर आपको ये देखो कोई डिटर्मिनेंट x के फंक्शन में दिया हुआ है, इसकी एक ही रो देखिए x के फंक्शन में है, तो सर अगर आप a से भी इंटीग्रेट करना चाहोगे तो देखो यार उसी रो में सिर्फ इंटीग्रेशन हम लोग लगाते हैं। किस रो में इंटीग्रेशन लगाते हैं? जिसमें सर x का फंक्शन होता है। बाकी सर जो भी आप यहाँ पे लिखा देख रहे हो पी क्यू आर एल एम एन, ये सारे क्या होते हैं सर? ये सारे के सारे सर देखो कॉन्स्टेंट्स होते हैं सर। हाँ, अब जैसे यहाँ पे आओगे, एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है। क्या रिमार्क है? मैंने कहा अगर किसी डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स ऑफ मोर देन वन कॉलम्स और रोज आर फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ देखिए सर एक रो के ही एलिमेंट्स देखिए सर एक्स का फंक्शन है, ठीक है भाई। या फिर ये प्रॉपर्टी कब वैलिड है? ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है, ध्यान से सुनो हिंदी में जो भी लिखा है, ये प्रॉपर्टी जो मैंने डायरेक्ट वाली यहां पे लिखी है तभी वैलिड है जब कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम एक्स के फंक्शन में हो, या तो सिर्फ एक रो या तो फिर सिर्फ एक कॉलम। अगर एक रो से ज्यादा या एक कॉलम से ज्यादा पे अगर एक्स का फंक्शन होता है तब बेटा आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते हो। उस टाइम भैया सबसे पहले क्या करना होगा? आपको पूरा ये सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, फिर फाइनली इंटीग्रेशन करना होगा। और द सेम चीज सर फॉलो होती है किसमें? सिग्मा में। अगर भैया सिग्मा लगा दिया एडिशन है तो भैया यहाँ पे सेम वही चीज है, जो जो पीछे पॉइंट्स बताए हैं वही वही देखो भैया आपको सिग्मा में भी पॉइंट्स लगाने हैं सर। यस बेटा। अब यहाँ पे भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर भाई साहब सिर्फ एक रो या एक कॉलम आर में अगर फंक्शन है तो भैया सिग्मा आपको उसी में देखो लगा देना है। अगर सर एक से ज्यादा रो या फिर एक से ज्यादा कॉलम में अगर आर का फंक्शन है तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करके जो बिल्कुल सिंप्लीफाइड जो फंक्शन आएगा उसमें आपको सिग्मा लगाना होगा। इसका एक भैया 2023 में ही पीवाईक्यू आया जो मैंने आपको कराया है। ये भैया वही पॉइंट लिखा हुआ है कि भैया अगर एक से ज्यादा रो या कॉलम में अगर भैया फंक्शन है तो समेशन आप कब लगा सकते हो? समेशन यहाँ पे आर लिखा है, यस। अगर फंक्शन इन आर है तो आप ये समेशन तभी लगा सकते हो जब एक बार डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। तो देखो भैया यहाँ पे देखो पाई डायरेक्टली एप्लीकेबल कभी नहीं होता। अगर पाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते जैसा समेशन और इंटीग्रेशन के केस में कर रहे हो। अगर एक ही रो या एक ही कॉलम अगर आर में फंक्शन हो तब भी बेटा पाई वाला ये ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। तो सर पाई कैसे करेंगे? पाई का मतलब होता है सर मल्टीप्लिकेशन। आपको सर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? मैंने कहा सर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है रो क्रॉस रो से, है सर। यस बेटा। अब भी आता है डिफरेंशिएशन ऑफ एलिमेंट। तो मैंने बोला था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का आपको डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पहले पहली रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दो को नहीं छेड़ा, फिर से दूसरी रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दो को नहीं छोड़ा, फिर से तीसरी रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दो को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। मेरी बात क्लियर है? तो भैया तीनों को ऐड कर दिया, ये होता है डिफरेंशिएशन डिटरमिनेंट का। इसके बाद क्या आता है? मैंने कहा सर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब होता है सर तीन इक्वेशन होंगी, तीन अननोन होंगे एक्स वाई जेड में। तो देखिए सर दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है या तो सिर्फ एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो। सर इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जब उसका एक भी सॉल्यूशन ना हो। तो कंसिस्टेंट, व्हाई यू आर सो कंसिस्टेंट, तुम तो सॉल्व कर देते हो, तुम्हारा सॉल्यूशन आता है, ठीक है भाई। तो कंसिस्टेंट मतलब या तो सिर्फ एक सॉल्यूशन या तो इनफाइनेटली मेनी। अब यहां पे सर कभी दो या तीन सॉल्यूशन नहीं आते या तो यूनिक होता है, यूनिक मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि सर तीन इक्वेशन, तीन अननोन का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। तीन प्लेन्स की बात होती है, ऐसा मैंने आपको देखो क्लास में समझाया था। या तो तीन प्लेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं या तो करते ही नहीं है, या तो तीन प्लेन्स क्या होते हैं भाई साहब? सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये सारी चीज हमने लास्ट टर्म में देखी थी। अब यहां देखो भैया अब देखो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है सर ट्रिवियल, एक होता है सर नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है ओरिजिन। अगर एक्स वाई जेड तीनों जीरो आ रहे हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रिवियल। अगर तीनों जीरो नहीं है, अगर मानो कोई एक जीरो है बाकी दो नॉन जीरो है, मतलब जब तीनों जीरो तो ट्रिवियल, जब तीनों जीरो नहीं, कोई दो जीरो या फिर तीनों नॉन जीरो या कोई एक जीरो तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। यही परिभाषा लिखी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ते ही कंफ्यूज हो गए। अब ये देखो क्रेमर पापा ने भैया ये सॉल्व करना सिखाया था, तो उन्होंने बोला था अगर कभी भी आपको तीन इक्वेशन तीन अननोन दिए गए हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या भैया? डेल्टा लिखो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है? इस फॉर्म में लेके आओ, एक तरफ सिर्फ D1 दिखना चाहिए, एक्स वाई जेड एक तरफ होने चाहिए। उसके बाद में देखिए भाईजान हम यहाँ पे देखो सर डेल्टा लिखते हैं। सर डेल्टा क्या होता है सर? सर डेल्टा होता है सर देखिए पहले हम लोग सर देखिए सिर्फ एक्स के कोफिशिएंट, फिर सिर्फ वाई के कोफिशिएंट, फिर सिर्फ देखिए जेड के कोफिशिएंट, फिर आता है सर डेल्टा वन। सर डेल्टा वन क्या होता है? हमने कहा डेल्टा वन का मतलब होता है कि सर जहां पे एक्स वाली चीजें थी, जहां पे एक्स के कोफिशिएंट थे A1 B A1 A2 C2,
सॉरी A1 A2 A3, वहां पे सर कांस्टेंट वाली चीज लिख दो सर। ऐसे ही सर देखिए यहाँ पे डेल्टा 2 का मतलब सर y वाले में चेंज कर दो, इस वाले में जहां पे y था, जहां पे B1 B2 B3 था, वहां पे D1 D2 D3 लिख दो। और सर लास्ट वाली चीज क्या थी, मैंने कहा सर डेल्टा 3 का मतलब क्या है सर, जहां पे z के कोफिशिएंट थे वहां पे D1 D2 D3 लिख दो। अब देखिए भैया क्रेमर रूल देखिए क्या बोलता है, मैंने कहा सर देखिए क्रेमर रूल ऐसा कुछ बोलता है कि भैया अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तब सर देखिए एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, ओनली वन सॉल्यूशन आता है सर। यस ठीक है भाई, क्रेमर रूल ये बोलता है अगर भैया डेल्टा आपका 0 है, ठीक है भैया, अगर भाईजान आपका डेल्टा 0 तब देखिए इसमें दो केस होते हैं। पहला केस क्या होता है, अगर इसके साथ में सर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अगर सर ये तीनों 0 हैं, है सर, अगर सर ये देखो तीनों 0 हैं तो तब सर देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, तब देखिए सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है भाई, अब यहां पे जैसे आओगे सर, मैंने कहा सर अगर ऑल 3 0 नहीं है, ठीक है भाई, अगर डेल्टा 0 है, समझ रहे हो भैया, अगर डेल्टा 0 है और ऑल 3 0 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो रहा है, समझे ना, इसमें बहुत गंदी गंदी अंग्रेजी लिखी होती है किताबों में, बहुत ही भयानक अंग्रेजी लिखी होती है, सुनते भैया ऐसी तैसी हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि अगर चारों 0 मतलब डेल्टा 0 ये 3 भी 0 तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। डेल्टा 0, अब यहां पे एनी अदर केस, ठीक है, डेल्टा 0 है लेकिन ध्यान देना डेल्टा 0 इन तीनों में कोई और केस, मानो तीनों 0 नहीं है, कोई 2 0 है या फिर कोई 1 0 है, तो तीनों नॉन 0 है, एनी अदर केस यहां पे अगर आप सोच पाओ तो सर उस वाले केस में क्या होता है सर, उस वाले केस में होता है सर नो सॉल्यूशन, है सर। यस, अब ये देखो नेक्स्ट चीज आती है जिसपे सवाल जरूर आता है, होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सर होमोजीनस सिस्टम का मतलब होता है कि देखो D1 D2 D3 तीनों 0 होते हैं, ठीक भाई, बस x y z की चीजें लिखी होती, कांस्टेंट नहीं होता। अब देखो सर इसमें एक चीज अगर मैं बात करूं, देखो सर इसमें देखो सर ओरिजिन तो इसको ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, मेरी बात क्लियर है, ओरिजिन ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। अब आपको ये क्लियर है कि इसका एक सॉल्यूशन ओरिजिन तो है ही, मतलब एक तो सॉल्यूशन आना ही है, मतलब सर यहां पे देखिए सर नो सॉल्यूशन वाला देखिए केस होगा ही नहीं। अगर कोई बोले इसका नो सॉल्यूशन हो सकता है तो आप तुरंत बोल सकते हो सर यहां पे देखिए सर नो सॉल्यूशन वाला केस तो हो ही नहीं सकता है, सिर्फ कम से कम एक सॉल्यूशन तो आएगा। अब या तो 3 प्लेन सिर्फ ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे, या तो ये 3 प्लेन भैया ओरिजिन के अलावा भी और पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक भाई। तो देखिए इसमें भाई साहब देखिए सिर्फ 2 केस आते हैं ये होमोजीनस में, या तो भैया देखो आपका यूनिक, इसको ना पढ़ना, ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है इसको ना पढ़ना, ठीक भैया, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ऐसे केस में सर इसका डेल्टा आ रहा होगा नॉन जीरो, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तब यूनिक सॉल्यूशन, और सर वही जो यूनिक सॉल्यूशन है वही यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा सर, यहाँ पे होगा ओरिजिन, मतलब सर क्या होगा सर, यहाँ पे देखो सर ये ओरिजिन का मतलब इसका देखिए सर ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ऐसे केस में सिर्फ ओरिजिन होगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। मेरी बात क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर इसको बोलते हैं सर हम लोग ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब अगर भी इसके देखो नेक्स्ट की बात करें, मैंने कहा सर अब या तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या, मैंने कहा ओरिजिन तो होगा, ट्रिवियल वाला तो होगा, और साथ में और भी नॉन ट्रिवियल होंगे, ओरिजिन तो होगा उसके अलावा भी भैया कुछ सॉल्यूशन होंगे, समझे ना, उसके अलावा भी भैया देखिए कुछ सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए ऐसे केस में सर हमें डेल्टा करना होगा 0, तो सर जब हम ऐसे केस में डेल्टा अगर 0 हुआ, अगर डेल्टा 0 हुआ तो इसके इसी के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ओरिजिन के अलावा भी सॉल्यूशन होंगे। तो फिर यही बोला गया है नीचे नोट में कि ट्रिवियल सॉल्यूशन ऐसे केस का हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर कोई बोल दे कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है, मतलब सर उस वाले केस में डेल्टा 0 हो रहा होगा, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, इस पे सवाल आता है बहुत सही। अब आता है भैया मैट्रिसेस, तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है भैया, मैट्रिक्स देखो भैया इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि रोज और कॉलम दोनों बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, पर ये जरूरी नहीं होता है। इसके बाद में क्या आता है सर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला आता है भैया रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ देखिए एक रो होती है, फिर आता है सर कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ देखिए एक कॉलम होती है। तुम्हें लग रहा होगा मास्टर एकदम देखो लगातार बोलता जा रहा है, यस लगातार बोलता जा रहा है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कम से कम टाइम में आप इसको रिवाइज कर लो। और एक और पंगा है, बताओ पंगा क्या है, क्योंकि मैंने इसका जो थंबनेल बनवाया था उसमें लिखा था 20 मिनट्स में पूरा माइंड मैप, लेकिन 23 मिनट्स में यहाँ पे देख रहा हूँ ऑलरेडी हो चुका है, और आज कोई एडिटर नहीं है क्योंकि छुट्टी है, आज संडे है ठीक है भाई, और उनके सिस्टम यहीं पे होते हैं तो वो लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। तो बस मैं यही चाह रहा था कि 20 मिनट पूरा रिवाइज करा दूं, पर मुझे डीप डाउन पता था कि 30-32 मिनट आराम से लगेंगे, ठीक है भाई, तो मुझे माफ कर देना थंबनेल के लिए, ठीक है। मेन चीज ये है कि आपको टाइमली चीजें मिल जाए, ठीक है भाई। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है, अब बोलो जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, तो देखिए इसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं सर, इसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, जरूरी नहीं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब ऐसे केस में जीरो मैट्रिक्स के केस में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ जो कॉलम्स होती हैं, ठीक वो बराबर हो भी सकती नहीं भी हो सकती हैं।
अब आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसमें रोज कम कॉलम ज्यादा होते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें रोज ज्यादा कॉलम कम होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ही भैया इसी पे सवाल आता है, अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सर रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और सर सिर्फ इसी का डिटर्मिनेंट निकलता है, बाकी किसी के डिटर्मिनेंट नहीं होता, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए रोज और कॉलम्स दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं लिख दे रहा हूं सर सिर्फ इसी का डिटर्मिनेंट निकलता है, सिर्फ इसी का डिटर्मिनेंट आता है, सिर्फ इसी का डिटर्मिनेंट आता है सर। यस, सिर्फ और सिर्फ देखिए इसी का भैया देखिए डिटर्मिनेंट आता है सर। यस, सिर्फ इसी का डिटर्मिनेंट वैल्यू आता है और किसी का नहीं आता है सर। यस, अब ये नेक्स्ट आता है, मैंने कहा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो ट्रेस सिर्फ देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल मैंने देखो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स ले ली है, तो देखिए सर ये जो होती है इसको बोलते हैं पीडी मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर एलडी, एलडी मतलब लीडिंग डायगोनल, और ये जो होती है इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल हमेशा ऑफ रहती है, ये किसी काम की नहीं होती, इसलिए इसका नाम है ऑफ डायगोनल। तो भैया जब भी कभी सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स लिख के अगर भैया कभी भी ट्रेस ऑफ ए पूछा जाएगा तो इसका मतलब होता है इन पीडी एलिमेंट्स का सम। पीडी एलिमेंट मतलब इसका एडिशन ही होता है क्या सर, इसी को हम लोग बोलते हैं सर ट्रेस है सर। यस, इसके बाद आता है सर स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप आता है, एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहली होती है सर देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स देखो बिलो प्रिंसिपल डायगोनल जीरो होते हैं। अगर अपर ट्रायंगुलर आपको देखना है तो भैया बिलो पीडी वाले सारे जीरो होंगे। अगर सर देखिए आपको लोअर ट्रायंगुलर देखना है तो देखिए ऑल एलिमेंट जो अबव जो पीडी वाले हैं वो भाईजान जीरो होंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहां देखो थोड़ा उल्टा चल रहा है क्या, अगर अपर ट्रायंगुलर है तो पीडी के नीचे वाले जीरो, अगर सर लोअर ट्रायंगुलर है तो सर पीडी के ऊपर वाले जीरो। तो लोअर में अब देखना है और अपर में नीचे देखना है। अब यहां जो भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने कहा जितने भी बेटा नॉन पीडी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी बेटा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है। सिर्फ देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपको लाल से दिख रहे हैं, उसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो सर सारा जीरो है। अगर सर ये एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान से सुना किसकी बात कर रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके सारे पीडी एलिमेंट सेम हो जाए, ठीक है भाई, तो उसको बोलते हैं सर क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सर किसका पार्ट है, मैंने कहा सर देखिए स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है। तो सर स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मैंने कहा सर ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है भाई, इक्वल लिखा है, यस इक्वल होते हैं। और हाँ क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन पीडी एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, जीरो होंगे। अब देखो अगला आता है सर यूनिटरी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दो चीज और होती है, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन, वो बेटा कोर्स में नहीं है, कोचिंगों के मटेरियल में दिया होता है, पर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन हमारे कोर्स में नहीं, तो उसको पढ़ के बेटा अपने टाइम वेस्ट मत करना। अब ये यहां पे आ जाओ, मैंने कहा सर यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने कहा सर ये स्केलर मैट्रिक्स का पार्ट है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब सर सारे के सारे पीडी एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है जहां पे पीडी एलिमेंट्स इक्वल तो पता होता है लेकिन वो सारे यूनिटी होते हैं। यूनिटी मतलब होता है वो सारे भैया वन होते हैं, ठीक है भाई, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सर ये मैट्रिक्स की दुनिया का वन होता है, मतलब अगर सर आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी है एन ऑर्डर की, अगर उसकी पावर जीरो कहीं लिखा है तो आप डायरेक्टली सर उसे आई एन लिख देना, ठीक है भाई, क्योंकि ये मैट्रिक्स की सर दुनिया का वन है सर। यस, अब इसके भैया आगे आते हैं, अब आगे आओगे, मैंने कहा सर दो मैट्रिसेस सर इक्वल कब होती है, पहली चीज उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी चीज उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब सर पहली रो पहला कॉलम वाला दूसरे के पहले रो पहले कॉलम के बराबर होना चाहिए, मतलब जो 1 1 वाला है वो दूसरे के 1 1 के बराबर होना चाहिए, जो 1 2 वाला है वो दूसरे के 1 2, मतलब करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाला पहला पहले के दूसरा दूसरे के तीसरा तीसरे के एग्जैक्ट सेम पोजीशन वाले भैया आपस में बराबर होने चाहिए। इसके बाद क्या होता है सर, मैंने कहा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब होता है भैया कोई भी नंबर, जैसे 2 3 4 -3 2/3 -1/2 7/9, स्केलर मतलब नंबर। तो सर देखिए अगर आप किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स के सारे जो अंदर जो नंबर लिखे होते हैं जिनको एलिमेंट्स कहा जाता है, वो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो जिस स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो अंदर जाके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। उसके बाद आता है कि मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए टू परफॉर्म अबव ऑपरेशन मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर आपको दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो भैया ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर भैया ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो देखो भैया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब सेम पोजीशन वाले आपस में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। एडिशन करना होगा तो ऐड होंगे और सब्ट्रैक्शन करना होगा तो भैया सब्ट्रैक्ट होंगे। अब ये ट्रांसपोज का मतलब थोड़ी देर पहले ही बताया कि यहाँ पे देखो रोज और कॉलम्स क्या होते हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं।
तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो भैया अगर ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लोगे तो वापस ए आ जाएगा। दो मैट्रिक्स को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज लोगे तो देखो भैया अंदर बढ़ जाएगा। अगर किसी नंबर से आप किसी मैट्रिक्स को अल्फा इंटू ए जैसे लिखा है उसका ट्रांसपोज लोगे तो नंबर देखो बाहर आ जाता है। नंबर ट्रांसपोज की ऐसी तैसी कर देता है। जो नंबर से आप जिससे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो वो नंबर बाहर आता है, ट्रांसपोजिव मैट्रिक्स पे लगता है। इसको बोलते हैं बेटा रिवर्सल लॉ। अगर भैया ए बी का ट्रांसपोज है तो सर यहां पे देखो आपको क्या करना है सर, पहले बी का ट्रांसपोज लेना है फिर ए का और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर सर ए की पावर एन करके ट्रांसपोज लेना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ए का ट्रांसपोज करके पावर एन कर दो। ठीक है भैया, यहां समझ रहे हो भैया, अगर ए की पावर एन करके आपको ट्रांसपोज लेना है इससे अच्छा ए ट्रांसपोज लेके पावर एन कर दो। और सर यहाँ पे एन एक नेचुरल नंबर ही है, पावर मतलब 3/2 4/2 नहीं है। और जो डिटर्मिनेंट ए का होता है वही भैया उसके ट्रांसपोज का आता है। ये हमने ऑलरेडी बेटा डिटर्मिनेंट के रिवीजन में देख लिया है। उसके बाद आता है सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने कहा सर देखिए मैट्रिक्स के लेवल में देखा जाए तो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज से एग्जैक्टली सेम होती है। और एलिमेंट्री लेवल अगर एलिमेंट्स को देखा जाए तो सर जो एआईजे होता है वो एजेआई के बराबर होता है। ठीक है भैया, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाता है। अगर कोई बोले एआईजे का कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या तो आप बोलोगे एजीआई। अगर मैं बोलूं A12 का कॉन्जुगेट एलिमेंट, लिख लो जल्दी से कॉन्जुगेट एलिमेंट। अगर कोई पूछे कि सर A12 का कॉन्जुगेट एलिमेंट बताओ ठीक है भैया, तो देखो कॉन्जुगेट एलिमेंट का सर क्या मतलब होता है, A12 की जगह A21, मतलब ये नीचे एक्सचेंज कर दो तो सर यहाँ पे जो भैया एलिमेंट है एलिमेंट्स के लेवल पे जो ये जो एलिमेंट है वो अपने कॉन्जुगेट एलिमेंट के सर बराबर होता है सर। अब यहाँ पे आ जाओ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स लेवल पे क्या होता है सर, जो मैट्रिक्स होती है वो अपने ट्रांसपोज के माइनस टाइम्स होती है। और एलिमेंट लेवल पे क्या होता है सर, जो कॉन्जुगेट एलिमेंट के एग्जैक्टली बराबर नहीं होता उसके माइनस टाइम्स होता है। और हाँ भैया सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो सर जीरो होते हैं। ठीक है भैया, ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है भैया, पीडी एलिमेंट्स क्या सारे के सारे जीरो होते हैं, इसको एक जगह लिख लेना। अभी अगली चीज है एनी मैट्रिक्स से नहीं होता, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स ए है ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही बेटा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिफाइन है। तो भैया इसको आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ए ही आ जाएगा। जहां पे देखो सर a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 सर ये सिमेट्रिक पार्ट होता है और a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 सर ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है सर। यस अब अगला आता है सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कब कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है भैया m क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस q। तो जब भैया मल्टीप्लाई करोगे तो देखो भैया ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर भाईजान ये दोनों आपस में बराबर हैं तभी सर ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है भाई, अगर ये n और p बराबर नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं होता। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट वाला m है तो लेफ्ट में लिखो m, राइट वाला q है तो राइट में लिखो q। ये रोज होती है, आरसी याद कराया था पहले वाला रोज, इसमें रोज होंगी m और कॉलम कितने होंगे बेटा q। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी कि सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मैंने कहा सर देखिए अगर भाई साहब आपका ए बी की वैल्यू निकल आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए बी डिफाइन हो, बिल्कुल सही। इन जनरल अगर ए बी बी ए बेटा दोनों डिफाइन है तो जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो। क्या आपको याद है सब चीजें? ठीक है भाई, अगर भाईजान ए बी और बी ए आपस में बराबर हैं तभी बेटा ये वाली प्रॉपर्टीज वैलिड होती हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है, ये हमेशा नहीं होता। ये सर कब होता है जब ए बी बी ए बराबर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो, अगर ए बी की पावर m है, अगर ए बी बी ए बराबर है तभी भी आप बी ए की पावर m लिख सकते हो। सर ये बढ़ जाएगा ए की पावर m बी की पावर m या बी की पावर m ए की पावर m। सर तभी यहाँ पे सर देखिए बाइनोमियल थ्योरम लगती है, बीटी कैन बी अप्लाइड, अदरवाइज भी बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर ए बी बराबर बी ए ना दिया हो। ठीक है भाई, हाँ। फिर सर a की पावर n b की पावर जो m है तभी सर ये देखो b की पावर m पहले लिख दो, a की पावर n लिख दो, ये तभी वैलिड है जब a b और b a बराबर हो, उसको एक जगह बेटा लिख लेना है। अगली चीज क्या है सर, अगर आपको a b और ac बराबर दिया है तो ऐसा मत कर देना कि a और a को काट के लिख दो b बराबर c, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर सर ए बी का प्रोडक्ट जीरो है तब भी ये जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स हो। ठीक है ना भाई, मतलब ए और बी में से कोई नल मैट्रिक्स हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें ए और बी कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं लेकिन फिर भी प्रोडक्ट सर ये ओ आ रहा है। अगर सर ए बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो ये जरूरी नहीं कि बी ए भी नल मैट्रिक्स हो, क्योंकि इन जनरल ए बी बी ए बराबर नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर किसी नल मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो सर नली मैट्रिक्स आएगा। इसके बाद में क्या है सर ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए होता है, ए की पावर n प्लस 1 का मतलब ए की पावर n इंटू ए की पावर 1 इस टाइप से होता है, ए की पावर m प्लस n मतलब ये होता है। तो भाईजान ये वाली जो चीज है, ठीक है भाई, ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। होते सर बिल्कुल सही बेटा,
ठीक है भाई। अब आता है सर देखो प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई। मानो देखो सवाल में आपको ऐसा देखो गिवन है कि बी और सी आपस में क्या है सर, ये बराबर है। तो भैया अगर आप ए से प्री मल्टीप्लाई करोगे मतलब बी के पहले ए लिखोगे, बहुत सही, मतलब सी से पहले ए लिखोगे, बहुत सही, तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अगर पोस्ट मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो सर देखो बी के बाद ए लिखोगे, सी के बाद ए लिखोगे, पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले। तो देखो सर ये ए बी इक्वल टू ए सी और बी ए इक्वल टू सी आया है, तो देखो सर ये जरूरी नहीं कि सेम रिलेशंस हो, ये दोनों भैया डिफरेंट रिलेशंस हैं, समझे ना, ये दोनों सेम रिलेशन नहीं है। मतलब यहाँ पे सर प्री और पोस्ट से देखिए सर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे भी आपको पता है इन जनरल ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा और ए सी सी ए के बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों भैया सेम रिलेशन नहीं मानी जाएंगी, ये दोनों भैया डिफरेंट रिलेशन मानी जाएंगी। 34 मिनट बेटा हो चुका है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बस खत्म होने वाला है। अब आते हैं सर पैटर्न वाले सवाल। तो मैंने कहा था सर ये आजकल सर जेई मेंस और एडवांस का देखो प्यार चल रहा है, इसमें सर हायर पावर्स ऑफ ए पूछी जाती है, जैसे ए की पावर 200, ए की पावर 25, ए की पावर 30, ए की पावर 40। तो ऐसे सवालों में हमें भैया पैटर्न ढूंढना होता है। सर पैटर्न कैसे ढूंढते हैं, ए स्क्वायर और ए क्यूब तक आपको पैटर्न समझ में आ जाता है। तो देखो पीवाईक्यू यहाँ पे नहीं लिया है, बस समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। जैसे सर ये ए दिया है 1a01 और आपको ए की पावर n निकालना था, तो मैंने ए स्क्वायर किया, तो सर देखिए ए स्क्वायर करते ही क्या आया, मैंने कहा सर देखिए 101 ए स्क्वायर था तो यहाँ आया सर 2a, ए क्यूब क्या आया, मैंने कहा 101 सर यहाँ पे आया 3a, सर यहाँ पे ए था तो देखो 101 यहाँ पे आया 1a। मतलब सर देखिए सर 101 हर एक में आ रहा है, बस अगर पावर 1 है तो 1a है, ए स्क्वायर है तो 2a, ए क्यूब है तो 3a, यानी सर ए की पावर n क्या आएगा सर देखिए 101 तो रहेगा पर यहाँ पे आ जाएगा na। फिर उसके बाद में सर मैंने कहा चलिए an को 1/n से मल्टीप्लाई किया है, तो जैसे 1/n, ठीक है, n से डिवाइड करना मतलब 1/n से मल्टीप्लाई करना, तो सर जैसे करोगे सारे एलिमेंट से 1/n मल्टीप्लाई होगा। फिर आपको n टेंडिंग इन्फिनिटी दिया है तो ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, तो देखिए फाइनल आंसर आया क्या, फाइनल आंसर आया सर देखिए 0 0 0 और ये है a जो आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बेटा स्मॉल a। ठीक है भाई। अब अगला क्या है सर, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं जो प्रोडक्ट के बेसिस पे डिफाइन है, उनको मैं बोलता हूं पोनी, PONII, पोनी मतलब होता है छोटी, लेकिन जो पोनी हम पढ़ते हैं वो होता है बेटा PONY है सर, यस, यहाँ पे PONII है। P का मतलब होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। सर ये पीरियोडिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, आइए भैया बताते हैं। सर पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर a की पावर k+1, अगर a को आप k+1 बार मल्टीप्लाई करो तो a ही आ जाए, तो सर इसे बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, जहां पे सर k होता है पीरियड। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने कहा सर अगर a को a ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर a ट्रांसपोज को सर आप अगर a के साथ मल्टीप्लाई करो और सर ये सब करने पे सर i आ जाए तो सर उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और सर इसका रिजल्ट क्या होता है, मैंने कहा इसका रिजल्ट ये होता है कि जो डिटर्मिनेंट ए होता है वो सर या तो +1 या तो -1 आता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट 1 या -1 आएगा, परंतु अगर डिटर्मिनेंट 1 या -1 आ रहा है तो जरूरी नहीं वो ऑर्थोगोनल हो। ये सब हमने क्लास में बहुत ही डेडिकेशन के साथ बहुत ही डिटेल्ड स्टडीज की करी हुई है। सर निल पोटेंट क्या होता है, मैंने कहा सर देखिए निल पोटेंट का मतलब ये होता है कि अगर a को k बार मल्टीप्लाई किया, अगर उसके बाद नल मैट्रिक्स आया तो सर k को बोलते हैं इंडेक्स और मैट्रिक्स को बोलते हैं निल पोटेंट, और हाँ उससे पहले कभी भी 0 नहीं आया होगा, समझे ना। अगर भैया k बार मल्टीप्लाई करके अगर ये नल मैट्रिक्स बना है तो हम ये देखते हैं उससे पहले कभी भी 0 ना आया हो, फर्स्ट टाइम सर 0 नल मैट्रिक्स सभी बना हो a की पावर k करने पे, ना ही a की पावर k-1 0 होगा, ना उससे पहले 0 होगा, मतलब उससे पहले कभी भी 0 नहीं हुआ होगा। अब अगला आता है सर आइडम पोटेंट। आइडम पोटेंट होता है कि सर a स्क्वायर बराबर a होता है, इससे रिजल्ट निकल के आता है कि a को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो a ही आएगा, लेकिन सर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, a स्क्वायर बराबर a आइडम पोटेंट है, लेकिन अगर a की पावर समथिंग a आ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो आइडम पोटेंट हो। इनवॉल्यूटरी मतलब होता है सर a स्क्वायर बराबर i, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, फिर से इसमें डिटरमिनेंट है +-1 होता है तो फिर से इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अगर डिटरमिनेंट बेटा +-1 है तो जरूरी नहीं कि वो इनवॉल्यूटरी हो, है सर, हाँ। अब देखो भैया आता है देखो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सर अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी है n क्रॉस n ऑर्डर की तो भैया आप उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो, बहुत अच्छे। उसके बाद में सर क्या, जैसे ब्रदर आप उसका ट्रांसपोज लोगे तो देखो उसका भैया ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, है सर, यस। अगर भाई साहब आपको इसके रिजल्ट, हाँ इसी से सवाल बनते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसी पे सवाल बनेंगे, इन्हीं फॉर्मूले पे सवाल बनेंगे, हमने पीवाईक्यू करा हुआ है, इन्हीं फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, अगर a को एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई करो चाहे एडजॉइंट a को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू in, ये याद होना चाहिए। सर जो डिटरमिनेंट होता है एडजॉइंट a का, अगर कोई पूछे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a तो वो होता है सर डिटरमिनेंट ऑफ a रेज पावर n-1, n यहाँ पे ऑर्डर है। अगर सर आप एडजॉइंट यहाँ पे k बार ले लो फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो तो इसका आंसर होता है देखो सर डिटरमिनेंट ऑफ a, और सर यहाँ पे क्या होता है n ऑर्डर है और k कितनी बार एडजॉइंट लिया हुआ है। अगर सर एडजॉइंट a का ट्रांसपोज लेना है, इससे बेहतर है कि a ट्रांसपोज का एडजॉइंट ले लो, बेहतर है तो कुछ नहीं, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आती है।
अगर सर के यहाँ पे देखो स्केलर है, यहाँ पे सर के क्या है सर स्केलर, ये कलर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखो के स्केलर है, तो सर ये भी देखो बहुत यूज होता है, आपने देखा होगा बहुत पीवाईक्यू में ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ये वाला फॉर्मूला बहुत पीवाईक्यू में यूज हुआ है और ये वाला फॉर्मूला बहुत पीवाईक्यू में यूज है, तो ये दोनों तो भूलने नहीं, 25 याद रखो, सेकंड और फिफ्थ तो भूलना ही नहीं है। एडजॉइंट के क्या होता है सर, ये जैसे बाहर निकालते हो तो के की पावर n-1 हो जाता है, n क्या है बेटा ए का ऑर्डर, ए का ऑर्डर लिख दो, n क्या है ए का ऑर्डर इनटू एडजॉइंट है। अगर एबीसी का प्रोडक्ट करके एडजॉइंट लेना है तो भैया यहां भी रिवर्सल लॉ लग जाएगा, अगर भैया ए की पावर m का एडजॉइंट लेना है तो भैया एडजॉइंट ए की पावर m के बराबर होता है, यानी सर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे सर, सेकंड और फिफ्थ ये हर पीवाईक्यू में यूज होती है सर, यस बेटा 39 मिनट्स हो गए हैं। अब आता है सर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सर ए का अगर इनवर्स निकालना है तो सर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है, इनवर्स तभी निकल सकता है किसी मैट्रिक्स का बेटा, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो सर, नॉन जीरो हो, बहुत सही। अगर सर ए बी का प्रोडक्ट सर अगर आई आया तो सर ए इनवर्स बी होता है और बी का इनवर्स ए होता है, सर इसलिए ए की पावर -1 नहीं है, समझे, मतलब सर ये ए की पावर, इसको कभी ऐसे मत लिख देना, ये पावर नहीं है, इसको ये दिख रही है पावर, लेकिन ये ए का इनवर्स लिखने का तरीका है सर। हाँ, इसकी भी भैया क्या होता है भैया, हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे उसका एक देखो यूनिक इनवर्स होता है, मतलब एक से ज्यादा इनवर्स नहीं आएगा। अगला सर द नेसेसरी एंड जो सफिशिएंट कंडीशन होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए वो है कि सर उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए सर, नॉन जीरो है सर, यस। सिंगुलर मैट्रिक्स का सर मतलब क्या होता है, मैंने कहा इसका मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट ए क्या है, जीरो। सर ये नॉन सिंगुलर सर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सर, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा सर, नॉन जीरो, ठीक है भाई, ये इसके नाम है, यानी आप समझ गए कि सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये परिभाषा है जो याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या है सर, अगर सर आपको कोई नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स दी है तो उसका इनवर्स लिखने का भैया ट्रिक है, ठीक है भैया, ये बीकेजी बोल दो, क्योंकि बीकेजी क्या चीज होती है जो हर एग्जाम में जेईई मेंस और एडवांस में भी काम आए, उसे बेटा बोलते हैं बीकेजी। ट्रिक जेईई मेंस एडवांस में काम नहीं आती है। तो भैया अगर ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिया है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं k1 k2 k3 से लेके kn तक, मतलब सर ये n ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये सारे भैया पीडी में एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, नॉन पीडी वाले जीरो होंगे। तो भैया इसका इनवर्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके सब पीडी एलिमेंट होते हैं 1/k1 1/k2 1/k3 टिल 1/kn। क्या मेरी बात क्लियर है मेरे गर्ल्स भाई, सबको क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सर ये भैया बहुत काम आएगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1 डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना होगा तो ये बराबर आता है एडजॉइंट ए के इनवर्स के, और ये वैल्यू होती है ए अपॉन मॉड ए, ठीक है भाई। अगर ए की पावर एम का इनवर्स निकालना है तो वैल्यू होती है ए इनवर्स की पावर एम, बहुत सही। अगर ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है तो भैया ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लो, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, मतलब ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर सर एबीसी के प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना है तो यहां भी क्या लगता है सर, आरएल, आरएल मतलब रिवर्सल लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सर कौन सी है, ये वाली फर्स्ट वाली भैया पीवाईक्यू में यूज होती है। देख रहे हो भैया जो पीवाईक्यू में यूज होती है वो मैं अलग से बता दे रहा हूं, पर देखो याद भैया सब करनी है सर। अब आता है भैया ज्ञान, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ज्ञान है क्या, अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी सेम बिल्कुल, अगर डिटरमिनेंट लोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो हमेशा बनाएगा, अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, इसका ऑर्डर 2 है इसका 3 है तब तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, मतलब ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। तो सर आप अगर किसी आईएन को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे प्री करो चाहे पोस्ट करो, आंसर भैया क्या होता है, आईएन भाग जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद भैया अगर आपको कभी भी अगर ए बी का डिटर्मिनेंट लेना है, ए बी का अगर प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होगा। अगर भैया किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं सर, वो आईएन ही आएगा, क्योंकि सर ये मैट्रिक्स की दुनिया का वन होता है। और ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, ये चीज बेटा याद होनी चाहिए। देखो भैया 42 मिनट्स हो चुके हैं, समझ लो खत्म है, बस ये देखो लास्ट चीज है, ये लास्ट चीज है। 42 मिनट्स हो चुके हैं, 42 मिनट्स में सोचो हमने माइंड मैप 42 43 हो चुके हैं, 46 मिनट हो जाएंगे ये खत्म होते होते। हमने 46 मिनट में, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का सिर्फ देखो माइंड मैप दिया है और बहुत जल्दी दिया, तुम्हारी तरफ स्क्रीन में देखा भी नहीं है। अब सोचो यार वो कैसा कंटेंट होता होगा जिसमें 2.5 से 3 घंटे में सिर्फ मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तुम बस छोटा देख के लेक्चर देखने लगते हो, ठीक है ना भाई। और हमेशा मैंने कहा है कंटेंट के पीछे भागो, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। हाँ अगर इतने ही लंबे लेक्चर को कोई दिसंबर या जनवरी में दे तब तो भैया गुनाह है, ठीक है, लेकिन इस वक्त इतने लंबे लेक्चर्स को की आपको जरूरत है बेटा, कंटेंट से पढ़ो। आप ऐसे मत करो कि आप 3 घंटे 4 घंटे का लेक्चर देखने लगो, इस वक्त 3 या 4 घंटे का लेक्चर देखने लगो, आपसे अपने मन में सोच रहोगे कि तुमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पर रियलिटी जानते हो क्या होगी, तुम खुद जानते हो तुमने टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो पढ़ रहे हो उससे आने ही नहीं है कुछ, बात समझ रहे हो।
इसलिए इस वक्त भैया लंबे मैराथन्स करने की अभी आदत डाल लो, जिसमें कि दिसंबर तक बेटा फ्री हो जाओगे। अब देखो भैया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने कहा था ये भैया कोर्स में नहीं है, लेकिन हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जेई मेंस जेई एडवांस 2005 में एक सवाल आया था, वो सवाल भैया मेंस में भी रिपीट हुआ है, ठीक है, 2016-17 में रिपीट हुआ है, ठीक है भाई। तो अगर ये देखिए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो भैया अगर आप a माइनस लैम्डा आई करके डिटरमिनेंट निकाल के जीरो कर दो, तो इसको बोलते हैं सर क्या, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, है सर। और भैया इसको सॉल्व कर, देखो ए आपको पता होगा, आई पता होगा, सॉल्व करके सर जो लैम्डा की जो वैल्यूज निकलती हैं वो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए होते हैं, ठीक है। ये बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, इसका एक मैंने पीवाईक्यू कराया था, और भैया आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यही लिखा हुआ है कि सर एक होती कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब ए माइनस लैम्डा आई कर दो और इसका डिटरमिनेंट निकाल के जीरो कर दो, तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने पे जो लैम्डा में बेटा एक पॉलिनोमियल बनता है, जब इसको सॉल्व करते हो हमेशा क्या होगा सर, लैम्डा में क्या बनता है सर, एक पॉलिनोमियल बनता है, और जो लैम्डा की वैल्यूज इससे निकलती हैं वो क्या होता है, वो सर होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। और हाँ, दो भैया मैथमेटिशियन थे बहुत खतरनाक, कौन, काइले और हैमिल्टन, उनका ये कहना था कि भैया हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इससे सवाल चुटकी बजाते ही हो जाता है, लेंदी नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि सर अगर आप लैम्डा के बदले ए पुट कर दो, जो भी पॉलिनोमियल निकल के आया भाईजान, ठीक है ना, तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। लैम्डा की जगह अगर ए पुट कर दोगे तो वो उसे सेटिस्फाई करता है। और भैया अगर आपने ये सारी की सारी चीजें परफेक्टली रिवाइज कर ली है और आप चाहते हो कि आगे भी हम ऐसा कंटेंट देते रहें, यस, मुझे ये कमेंट भैया चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम आगे भी ऐसा कंटेंट देते रहें, आपके साथ धोखा ना करें, टू द पॉइंट पढ़ाएं और वो सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैराथन में करा लें, जिसको करने के बाद भाईजान आप एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। बहुत जगह आप 3-3 घंटे 6 घंटे दे रहे हो, पर आप अपने 6 घंटे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि यार कम टाइम में इंसान नहीं करा सकता चीजें, आप सिर्फ अपना बेटा टाइम वेस्ट कर रहे हो। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के लिए 10 से 11 घंटे लगते हैं अगर पूरा कंटेंट देना है थोड़ा फास्ट पढ़ा के, तो मैंने भैया 11 घंटे लगाए डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में, और 45-46 मिनट में, 46 मिनट बोलो देखो खत्म हो गया, ठीक है ना, 46 मिनट में भाई साहब ये रिवाइज करा, मतलब 12 घंटे टोटल डिटरमिनेंट मैट्रिसेस को दिए, जिसमें अप्रोक्सीमेट 40-50 मिनट का रिवीजन है ये पूरा, जिसका नाम है भैया माइंड मैप, और पूरा लेक्चर। अगर आप चाहते हो आगे भी ऐसे लेक्चर आते रहे, तो प्लीज मेरा और हम पूरे संकल्प भारत टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अभी भैया इस आखिरी में कमेंट करना है JBK 3 और अपने दोस्तों से भी कहना है कि भैया ये कमेंट करो, जिसमें हमें समझ में आए कि हाँ हम कंटेंट दे रहे हैं, इससे तुम्हारे जीवन में बेटा चेंज आ रहा है, ठीक है। तो बस यहीं पे एंड करूंगा बिना टाइम वेस्ट करे। सारे बेटा माइंड मैप मैंने दे दिए हैं, ठीक है, हमारी पूरी टीम ने आपको सारे माइंड मैप दे दिए हैं। शायद सेमीकंडक्टर का भी नहीं आया होगा, वो आपका आज आ जाएगा या फिर कल आ जाएगा, पर आ जरूर जाएगा, ठीक है भाई। और बस अब 99 पार सीरीज चालू हो रही है मंडे शाम 5 बजे से, जिसमें हम लोग बेटा स्ट्रेट लाइंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।